हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी यानी कल देश में कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी द्वारा कोविन ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में इस दौरान एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत की जानी है। बता दें कि जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं। हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के बाद कोविन ऐप के जरिए टीका लगने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी आएगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। सिरसा स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है, जिसमें कुल 7,302 वैक्सीन है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर तैयार है। 16 जनवरी को सिरसा के 5 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। सिरसा नागरिक अस्पताल के अलावा डाबली, रानिया और एलनाबाद केंद्रों पर टीकाकरण होगा। उप सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश भूषण ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है, जो कि सफल साबित हुई है। पहले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। करीब 7,000 कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक कर्मियों को टीका लगेगा। भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्राथमिकता स्तर पर पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन फतेहाबाद के अंतिम छोर पर बसे जाखल में अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंची है। CSC जाखल से मिली जानकारी के अनुसार अभी 1 हफ्ते तक और लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि अभी तक जाखल में कोरोना वैक्सीन नहीं आई है। 1 हफ्ते के बाद जाखल में वैक्सीन आने की उम्मीद है। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों में किसान कानून को निरस्त करने पर गतिरोध बरकरार है। दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे चली बैठक में MSP समेत नए कृषि कानून के विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन कानून को निरस्त करने की किसान संगठनों की मांग पर गतिरोध जारी रहा। सरकार और किसानों के बीच अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि एक भी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। सरकार समय बर्बाद कर रही है, लेकिन वो कानून वापसी तक घर नहीं जाएंगे। किसान संगठनों ने यह भी कहा कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर कानून वापस नहीं होंगे तो चर्चा का कोई फायदा नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि वो संशोधन को तैयार नहीं है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में तीनों कानून पर चर्चा हुई, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया है कि 19 जनवरी को 12 बजे से चर्चा होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आगे भी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जब वो कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें। जो लोग ठीक तरह से कानून पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें, हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ में किसान अधिकार दिवस के दौरान राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा हो गया। अगर उन्हें रोका नहीं गया होता तो वो राज्यपाल से मुलाकात करके जाते और विशेष सत्र की मांग करते। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कृषि कानूनों को लेकर किए गए प्रदर्शन को सफल बताया है। सैलजा ने कहा कि पुलिस की तरफ से
कई जगह रोकने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। सैलजा ने कहा कि सरकार को तुरंत कृषि कानूनों पर किसानों की बात माननी चाहिए। कुमारी सैलजा ने सरकार के रवैये पर हैरानी जताते हुए टाल मटोल वाला रवैया बताया। सैलजा ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों की मांग को उठाया था, आने वाले समय में भी इसी तरह से किसानों की मांग उठाई जाएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने नगर परिषद अधिकारियों और चेयरपर्सन को पानी के टैंकर बढ़ाने और फॉगिंग करने के निर्देश दिए। दीपेंद्र हुड्डा के निर्देश पर 40 पानी के टैंकर, 400 शौचालय और 200 सफाई कर्मचारी किसानों की सेवा कर रहे हैं। दीपेंद्र ने चेयरपर्सन प्रतिनिधि को पानी के टैंकर 40 से बढ़ाकर 50 करने के निर्देश दिए। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए कृषि कानून रद्द करने की अपील की। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान अभय चौटाला ट्रैक्टर से पियोवा पहुंचे। ट्रैक्टर रैली का पियोवा के नजदीक पहुंचने पर जमकर स्वागत किया गया। अभय चौटाला ने किसानों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों का हर कोई विरोध कर रहा है। देश की जनता केंद्र सरकार को और प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार को पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा विधानसभा स्पीकर के पास जा चुका है। अगर 26 जनवरी तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हुए तो वो 27 जनवरी को खुद पेश होकर अपना इस्तीफा देंगे। नारनौल से जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। राम कुमार गौतम ने कहा कि ये कानून भले ही अच्छे होंगे, लेकिन अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए पीएम मोदी को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। जब जेजेपी बनाई गई थी तब उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन आज मैं कहीं नहीं हूं। वहीं राम कुमार गौतम ने कहा कि मैं चाहता था कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका खेल क्या है। वहीं इस्तीफे की मांग पर राजकुमार गौतम ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो मीनिंगलेस हो जाएंगे और वो किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो किसानों की लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं अब सिंघू बॉर्डर पर आग बुझाने के सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर 8 से 10 किलोमीटर में किसानों का आंदोलन चल रहा है और ज्यादा भीड़ होने के साथ साथ जगह जगह लंगर और ट्रैक्टरों में डीजल होने के कारण आग लगने का खतरा बढ़ गया है। इसी खतरे को कम करने के लिए पंजाब की एक संस्था आगे आई। शुरुआत में आग बुझाने के 500 सिलेंडरों से शुरुआत की गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर मेन स्टेज से इन सिलेंडरों को लगाने की शुरुआत की जाएगी और जितने भी लंगर चल रहे हैं सभी जगह पर सिलेंडर लगाए जाएंगे। फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, बाइक और जीप लेकर किसान दिल्ली की तरफ निकले। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान भारी संख्या में नए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। रादौर में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च रैली निकाली। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च रैली का नेतृत्व कर रहे भाकियू जिला अध्यक्ष ने कहा कि रादौर अनाज मंडी से किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। मौके पर एसडीएम और डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। डीएसपी रणधीर सिंह ने कहा कि किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में किसानों ने अपने बढ़े हुए मुआवजे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर लगभग 1400 करोड़ रुपए बकाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों का आरोप है कि KGP हाईवे में गई इनकी जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिल रहा है।
इस दौरान किसानों ने मुआवजे को लेकर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में मुआवजा नहीं मिला तो 26 जनवरी को परेड ग्राउंड फरीदाबाद में किसान अपने हजारों ट्रैक्टरों के साथ शामिल होंगे। भिलवानी में सफाई कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त के माध्यम से नगर निकाय मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। कर्मचारी नेता ने बताया कि कोरोना काल से पहले उनकी नगर निकाय मंत्री अनिल विज से मांगों को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो बात बीच में ही अटक गई। उन्होंने कहा कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 949 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरा स्थान पंचकुला और नूह जिले का रहा। दोनों ही जिलों में 939 लड़कियां पैदा हुई। इसके अलावा तीसरे स्थान पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिले हैं, जहां दोनों जिलों में 938 लड़कियां पैदा हुई। वहीं सीएम सिटी, करनाल और झज्जर, चरखी दादरी ये तीनों जिले लिंग अनुपात में फिसड्डी रहे। सोनीपत में एक आरओबी में आई दरार को बंद करने को लेकर प्रशासन की ओर से केवल लिपापोती की जा रही है। कुछ दिन पहले आरओबी में आई दरार की खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन अभी भी केवल मामले में लिपापोती ही की जा रही है। आरओबी का अभी उद्घाटन भी नहीं किया गया है, जिसके पहले ही इसमें दरार देखी गई। सोनीपत के गोहाना रोड बाईपास पर प्रशासन दरार के बाद भी नहीं जागा। करोड़ों रुपए की लागत से बने कंक्रीट लेंटर आरओबी पर दरार आने पर सीमेंट से जुगाड़ लगाकर महज फॉर्मेलिटी की जा रही है। इंद्री में 2 अवैध कॉलोनियों पर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध कॉलोनियों के सड़कों कंस्ट्रक्शन का काम और सड़कों पर लगी लाइटों को तोड़ा गया। वहीं डीटीपी विक्रम सिंह ने बताया कि इन कॉलोनियों को परमिशन नहीं थी और विभाग की तरफ से कई बार कॉलोनी मालिक को नोटिस भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके इन कॉलोनियों में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। विभाग की तरफ से इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में जमीन न लें, क्योंकि जो कॉलोनियां अवैध रूप से बनाई गई हैं उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। करनाल में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 30 किलो की अफीम बरामद की है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दोनों व्यक्ति पटियाला से सरिया लेकर गुवाहाटी गए थे। वहां सरिया बेचकर उसके बाद वहां से अफीम लेकर पंजाब के लिए आए। जहां गुप्त सूचना के आधार पर जब ट्रक की चेकिंग की गई तो ट्रक से 30 किलो अफीम बरामद हुई। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद की गई अफीम की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। रोहतक की जनता कॉलोनी में 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक ज्वेलर की दुकान में लूटपाट की। बदमाश ज्वेलर की दुकान से 2 किलो चांदी, सोने के जेवरात और 8000 कैश लूटकर फरार हो गए। ज्वेलर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। ज्वेलर की दुकान के पास स्कूल में लगे सीसीटीवी में तीनों बदमाश घटना को अंजाम देकर बाइक पर भागते हुए कैद हो गए। ज्वेलर ने भी इन तीनों बदमाशों को पहचान लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। टोहाना शहर के रेलवे रोड स्थित अधिवक्ता चिमनलाल के घर एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। मामले
में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक कुसुम के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। इस बारे में सफाई कर्मी राजू देवी ने बताया कि वो घर में सफाई का काम कर रही थी। उसी समय सीढ़ियों से एक लड़का आया और उसने मालकिन पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिरसा में बरनाला रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बस में चढ़ते समय हाथ छूटने के कारण 16 साल के एक युवक बस के पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव फरवाई कला निवासी किशोर अपने पिता के साथ पंजाब रोडवेज की बस से अपने गांव से सिरसा अपने चाचा के पास जा रहा था। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास जब सवारियां उतरने लगी तो किशोर भी बस से उतर गया। बाद में बस में चढ़ते समय चालक ने बस चला दी। किशोर का हाथ छूट गया और वो बस के नीचे आ गया। हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस की हुड्डा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अंबाला के सेंट्रल जेल में कैदी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। कैदी ने सुसाइड नोट में अपने हाथ पर जेल के डिप्टी जेलर का नाम लिखा और बताया कि डिप्टी जेलर उसकी मौत का दोषी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इसी के साथ अंबाला के सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में। राकेश लोचर अंबाला सेंट्रल जेल में डिप्टी जेलर रह चुके हैं और 2 दिन पहले ही उनका पंचकुला जेल मुख्यालय में तबादला हुआ है। कैदी ने आत्महत्या किन कारणों से की, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। वहीं एक सप्ताह से जेल में प्रशासन पर बंदियों से मारपीट के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बीते जून महीने में भी 2 बंदी सुसाइड कर चुके हैं। गुहाना में एक कॉलोनी में रहने वाली युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। युवती से रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है। आरोप है कि युवक जबरदस्ती युवती के घर में घुसा और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पावर लिफ्टिंग और कराटे में 7 मेडल जीत चुके खिलाड़ी नीतीश कुमार ने सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। दरअसल नीतीश कुमार का पावर लिफ्टिंग में नेशनल लेवल पर चयन हुआ है और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि ओडिशा में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आर्थिक मदद की जाए। नीतीश कुमार ने बताया कि उसने 6 सिल्वर मेडल कराटे प्रतियोगिता और 1 वेट लिफ्टिंग में हासिल किया है, जिसका श्रेय उसने अपने माता पिता को दिया। नीतीश के माता पिता ने कहा कि वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा खेल प्रतियोगिता में देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।